नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना उपस्थित हूं आज एक नए निर्णय के साथ। नया निर्णय कह सकते हैं, लेकिन चूंकि हमने श्रृंखला चलाई है 2026 में 2025 के कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों को लेकर, तो आज हम बात करेंगे 2025 के ही एक महत्वपूर्ण निर्णय की। चेक बाउंस केस से जुड़े एक बहुत ही बड़े और महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। कई बार हम लोगों को लगता है कि ये सिंपल सा एक निर्णय आया है, तो इस पर वीडियो क्यों। लेकिन आप ये देखिए, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट तक, ये हमारा केस गया, ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तक गया और एवं सुप्रीम कोर्ट को इसको क्लैरिफाई करना पड़ा, तो उस पर तो चर्चा करना बनता है। और 2025 में इसकी चर्चा काफी ज्यादा रही। यह फैसला हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है, चाहे वह कंप्लेनेंट हो, एक्यूज्ड हो, या फिर सेक्शन 138 एनआई एक्ट में प्रैक्टिस करने वाला कोई एडवोकेट। आज का जजमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आज के जजमेंट की शुरुआत करते हैं और इस पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा उस पर भी चर्चा करते हैं। क्या कंप्लेनेंट को शुरुआत में अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी को साबित करना होगा या नहीं, क्या इस पर नियम कानून है, इस पर चर्चा करेंगे। चेक पर साइन एडमिट होने के बाद बर्डन ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ किस पर आएगा, ओनर्स किस पर शिफ्ट होगा, इस पर चर्चा करेंगे। और लॉस्ट चेक और स्टॉप पेमेंट का डिफेंस कब फेल होता है, इस पर भी चर्चा की जाएगी। संक्षेप में देखिए, हमारा प्रयास रहता है 10, 12, 15 मिनट की वीडियो बना के, जिससे एक मोटा मोटा टॉपिक क्लियर हो जाए। पूरा जजमेंट की हम लास्ट में साइटेशन आपको दे देते हैं कि साइटेशन है, क्यूआर कोड की भी कोशिश करते हैं, डेट ऑफ जजमेंट बता देते हैं, पार्टी नेम्स बता देते हैं, किस जज की पीठ का जजमेंट आया है, जो जजेस हैं उनके नाम बता देते हैं, जिससे आप पूरा जजमेंट पढ़ सकें। अंतोगत्वा पढ़ना तो पूरा पड़ेगा। हमारा प्रयास तो सिर्फ इतना है कि सरल हिंदी भाषा में उसका एक विश्लेषण आपके सम्मुख रख दें। अंतोगत्वा पूरा जजमेंट तो पढ़ना ही पड़ेगा। उसको यूज करने से पहले एक बार उस जजमेंट को देखना तो होगा। हमारा प्रयास सरल हिंदी भाषा में विश्लेषण करने का, तो इसी कड़ी में आज हम लोग आपके सम्मुख हाजिर हैं। रोजाना किसी किसी निर्णय को लेकर हम लोग आते हैं। उससे पहले आपको एक निवेदन, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या इस चैनल में पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपके एक एक सब्सक्राइब करने से हम लोगों को ऊर्जा मिलती है, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ, हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं आप लोगों को पसंद आ रहा है। चलिए दोस्तों, इस केस के फैक्ट्स को समझते हैं। कंप्लेनेंट का कहना था कि उसने एक्यूज्ड को 22 लाख रुपए का लोन दिया था। यानी कि कंप्लेनेंट का कहना था कि उसने एक्यूज्ड को 22 लाख रुपए ऋण दिया था, उधारी दी थी। कितनी? 22 लाख रुपए। एक्यूज्ड ने एश्योरेंस दी कि पूरा पैसा वापस कर दिया जाएगा। मैंने एक्यूज्ड को 22 लाख रुपए दिए, एक्यूज्ड ने कहा ठीक है मेरा दोस्त, आपको पूरा का पूरा पैसा वापस कर दिया जाएगा। एक्यूज्ड की एश्योरेंस पर पैसा दे दिया हमने। जब कंप्लेनेंट ने पैसा मांगा तो एक्यूज्ड ने 22 लाख रुपए का चेक दे दिया। भाई आपने पैसा उधार लिया, आपने कहा मेरा पैसा वापस दे दो। उसने ठीक है भैया, आपने मांगा था, क्यों नहीं देना। 22 लाख रुपए का चेक दे दिया। चेक बैंक में लगाया गया, बैंक से चेक डिसऑनर हो गया, इनसफिशिएंट फंड्स के कारण नहीं। पेमेंट स्टॉप्ड बाय डॉर्क कैसे, यानी कि आपने स्टॉप पेमेंट कर दी। इसके बाद एक लीगल नोटिस भेजा गया जो रिक्वायरमेंट है, एक्यूज्ड ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, कंप्लेंट फाइल की गई। ट्रायल कोर्ट का जो फैसला आया, ट्रायल कोर्ट ने एक्यूज्ड को सेक्शन 138 एनआई एक्ट में गिल्टी माना। 1 साल की सिंपल इंप्रिजनमेंट यानी सजा दी 1 साल की, और 35 लाख रुपए फाइन और 30 लाख रुपए कंपनसेशन दिया। अब अपीलाट कोर्ट पे गया, अपील डिसमिस कर दी गई। ट्रायल कोर्ट का जजमेंट कंफर्म कर दिया अपीलाट कोर्ट ने। अब मामला पहुंचा इलाहाबाद हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने कहा कंप्लेनेंट यह साबित नहीं कर पाया कि उसके पास 22 लाख रुपए कहां से आए। यानी कि आपने 22 लाख रुपए का एक हैवी अमाउंट दे दिया, तो आपने यह तो बताया नहीं कि आप 22 लाख रुपए कहां से लाए। बैंक अकाउंट डिटेल्स नहीं दी, किसने? कंप्लेनेंट ने। और
विड्रॉल डेट नहीं बताया कि आपने किस बैंक से निकाला, कहां से विड्रॉल किया, कब इसको दिया, इनके आपने अपने फाइनेंशियल कैपेसिटी को बताया नहीं। हाई कोर्ट ने माना कि फाइनेंशियल कैपेसिटी प्रूव नहीं हुई और इसी आधार पर कन्विक्शन सेट असाइड कर दिया, यानी कि लोअर कोर्ट का जजमेंट प्लस जो पहले फर्स्ट अपील का जजमेंट को हाई कोर्ट ने दोनों ही जजमेंट को जो कन्विक्शन किया गया था उस कन्विक्शन को सेट असाइड कर दिया, एक्यूज्ड को एक्यूट कर दिया गया, यानी कि बिल्कुल दोष मुक्त कर दिया गया, बरी कर दिया गया। दोष मुक्त दो कोर्टों ने किया, दोष सिद्ध यानी कि कन्विक्शन जो है दो कोर्ट ने दिया और लेकिन हाई कोर्ट ने आपको एक्यूटल कर दिया, दोष मुक्त कर दिया। यहीं से मामला अब ये जो मामला यहीं से था पहुंचा ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में जो विवाद आया यहीं से अब विश्लेषण प्रारंभ होता है। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले यह देखा कि क्या चेक पर सिग्नेचर एडमिट है, यानी कि एक प्रश्न पूछा कि क्या चेक पर सिग्नेचर एडमिट है, जवाब था यस, चेक पर सिग्नेचर तो स्वीकार्य है, एडमिट है, हां जी सिग्नेचर तो है। और यहीं से लागू होता है सेक्शन 139 एनआई एक्ट, जिसके अनुसार जब साइन एडमिट हो जाता है, चेक पर साइन एडमिट हो जाता है तो कानून अपने आप प्रिज्यूम करता है कि चेक किसी लीगली इन्फोर्सेबल डेट के लिए दिया गया है, यानी कि यदि आपने सिग्नेचर चेक पे एडमिट कर दिए तो जो सेक्शन 139 की उपधारणा है वह लागू होगी। कानून अपने आप प्रिज्यूम करेगा कि चेक को आपने किसी विधिक दायित्व के लिए, ऋण के लिए विधिक उत्तरदायित्व के लिए दिया गया है, और यहां क्योंकि ऋण की बात हो रही है तो जी हां लीगली इन्फोर्सेबल डेट यानी कि विधिक उत्तरदायित्व और इनके लिए दिया गया चेक माना गया 139 के तहत। अब पहला सवाल तो आ गया, उत्तर आ गया पहले सवाल का। अब दूसरा सवाल, सबसे बड़ा सवाल, क्या कंप्लेनेंट को शुरुआत में फाइनेंशियल कैपेसिटी प्रूव करनी होगी? क्या कंप्लेनेंट को अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी ही प्रूव करनी होगी? 22 लाख रुपए कहां से लाया? सुप्रीम कोर्ट का जवाब आया नो 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 नो। कोर्ट ने कहा कंप्लेनेंट हैज नो ओनर्स टू प्रूव फाइनेंशियल कैपेसिटी एट द थ्रेशोल्ड, यानी कि प्रारंभ में नहीं साबित करिए, आप ओनरशिप नहीं कर रहे हैं तो उसके ऊपर ओनर्स नहीं है। आपको कंप्लेनेंट से यह उम्मीद नहीं चाहिए कि आते ही प्रारंभ में बता दें आज मैं यहां से लाया था, उसको साबित नहीं कर रहा है, यानी कि शुरुआत में कंप्लेनेंट पर कोई बर्डन नहीं है और आपने बर्डन शिफ्ट नहीं किया। यदि कंप्लेनेंट पे कोई बर्डन नहीं है और एक्यूज्ड बर्डन को, सारा बर्डन ही एक्यूज्ड पर है, तो एक्यूज्ड को ओनर्स तो शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर एक्यूज्ड ने ओनर्स यानी बड़ा प्रूफ शिफ्ट नहीं किया तो कंप्लेनेंट पर कुछ नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर एक्यूज्ड रिप्लाई नोटिस में कैपेसिटी का इशू नहीं उठाता, ट्रायल में कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं देता, तो बाद में सिर्फ डाउट क्रिएट करके प्रिजम्पशन को रिवर्ट नहीं किया जा सकता। यानी कि आपका नोटिस आपको 138 एक्ट का मिला, आपने क्या रिप्लाई नोटिस में कैपेसिटी का प्रश्न उठाया? इशू नहीं उठाया। ट्रायल में कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस दिया? नहीं दिया। तो सिर्फ बाद में सिर्फ डाउट क्रिएट कर देना, नहीं 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 नहीं, 139 की यानी कि सेक्शन 139 की प्रिजम्पशन को खंडनीय तो है, 139 की प्रिजम्पशन खंडनीय तो है, हैवी बर्डन किस पे? एक्यूज्ड के ऊपर है। सिर्फ यह कह देना एक डाउट क्रिएट कर देना नहीं, सिर्फ एक डाउट क्रिएट करके आप प्रिजम्पशन को रिवर्ट नहीं कर सकते, प्रिजम्पशन रिवर्ट नहीं की जा सकती। हाई कोर्ट ने यही सबसे बड़ी गलती की और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने यही बहुत बड़ी गलती की कि आपने सिर्फ डाउट क्रिएट करके प्रिजम्पशन को रिवर्ट मान लिया, जो खंडनीय मान लिया, यह गलत है। अब बात करते हैं एक्यूज्ड के डिफेंस की। एक्यूज्ड ने कहा चेक लॉस्ट हो गया। देख पहला उत्तर तो हमारा आ गया, पहला उत्तर आया कि कैपेसिटी की आवश्यकता नहीं है। भाई पहला सवाल तो यह आया कि क्या सिग्नेचर एडमिट है, उत्तर एडमिट है। दूसरा आया सवाल क्या आया कि क्या चेक पर अगर सिग्नेचर एडमिट हो तो कानून क्या अपने आप प्रिज्यूम कर लेता है क्या कंप्लेंट को शुरुआत में फाइनेंशियल कैपेसिटी प्रूव करनी होगी? तो नो, शुरुआत में आपको फाइनेंशियल कैपेसिटी प्रूव नहीं करनी होगी। अब उत्तर प्रश्न आता है, जो मेन प्रश्न एक और आता है कि ये प्रश्न के उत्तर के आने के बाद कि अगर एक्यूज्ड ने डिफेंस में कहा कि चेक लॉस्ट हो गया था, इसके पेमेंट स्टॉप कराया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डेट्स देखी, चेक डेट 17/3/2010 को दिया गया, प्रेजेंटेशन मार्च 2010 की है,
चेक लॉस की पुलिस इंफॉर्मेशन 2011 में लिखाई है। देखिए 2010 में जो चेक बैंक में प्रेजेंट कर दिया गया उसकी पुलिस इंफॉर्मेशन जो आप लेके आने लॉस्ट की 2011 में आ रही है। कोर्ट ने कहा 22 लाख रुपए का चेक लॉस्ट होता है और पुलिस को 1 साल बाद बताया जाता है कि आप कह रहे 22 लाख रुपए का चेक मेरा लॉस्ट हो गया, मेरे हाथ से भरा है, मेरे सिग्नेचर है, और उसके बाद आप 1 साल आपको 2010 से 2011 लग जाती है बैंक एफआईआर लिखा है, पुलिस में एफआईआर लिखाने के लिए कि मेरा एक चेक लॉस्ट हो गया है। ये बात कुछ हजम नहीं हुई, यह डिफेंस विश्वसनीय नहीं है। इसके अलावा एफआईआर नहीं, सिर्फ एप्लीकेशन है पुलिस में, एफआईआर भी दर्ज नहीं है आपकी, बैक डेटेड डॉक्यूमेंट है आपका, इसलिए लॉस्ट चेक डिफेंस रिजेक्ट कर दिया गया। आपका लॉस्ट चेक की डिफेंस भी रिजेक्ट कर दी गई। एक्यूज्ड एक और आर्गुमेंट लिया जाए, एक्यूज्ड ने कहा नहीं, अंतिम ओवर के अंतिम बॉल तक हम खेलेंगे, तो एक और एक्यूज्ड ने एक और आर्गुमेंट किया। चेक फर्म का था, फर्म को पार्टी नहीं बनाया गया, इसलिए केस मेंटेनेबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एक्यूज्ड चेक का सिग्नेटरी है, हस्ताक्षर करता है, फर्म के अफेयर्स का इंचार्ज है, तो फर्म को पार्टी बनाए बिना भी चेक केस मेंटेनेबल है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, 2025 का एक बड़ा इंपॉर्टेंट इस निर्णय को इसलिए कहा जा रहा है। देखिए अगर एक्यूज चेक पे हस्ताक्षर करता है, हस्ताक्षर मानता है, अपने फर्म के अफेयर्स का इंचार्ज भी है एक्यूज्ड, तो फर्म को अगर पार्टी नहीं भी बनाया गया तब भी केस मेंटेनेबल है। यह बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी। कोर्ट ने अनीता हांडा और सुनीता पालिता दोनों को हार्मोनियस किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ट्रायल कोर्ट और अपीलाट कोर्ट सही थे, हाई कोर्ट का जजमेंट गलत था। जो ट्रायल कोर्ट और अपीलाट कोर्ट ने कन्विक्शन किया था सही था, हाई कोर्ट ने जो एक्यूटल किया वह जजमेंट गलत था, इसलिए एक्यूटल सेट असाइड करते हुए कन्विक्शन रिस्टोर किया गया। लेकिन एक्यूज्ड की एज को देखते हुए जेल हटाई गई, यानी कि जेल 1 साल की थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने एज देखी है एक्यूज्ड की, उसे हटा दिया गया। फाइन तय किया गया 32 लाख रुपए, 4 महीने में पेमेंट नहीं की तो ओरिजिनल सेंटेंस रिवाइव हो जाएगा, इनके 35 लाख रुपए फाइन प्लस जेल। अगर आप 4 महीने में पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो फाइन भी 32 से 35 हो जाएगा और जेल भी रहेगी आपकी। तो ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है इस पे। अब दोस्तों जजमेंट से हमें क्या सीखने को मिलता है? हर जजमेंट कुछ ना कुछ सिखाता है, रोजाना कुछ ना कुछ जजमेंट हो रहे होते हैं और वह जजमेंट ही हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। तो इस जजमेंट से हमको क्या सीखने को मिला? देखिए हम 2026 में 2025 के इंपॉर्टेंट जजमेंट की बात कर रहे हैं श्रृंखला में, और आज भी ये जजमेंट इतना रिलेवेंट है, इतना उपयोगी है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। चेक में साइन अगर एडमिट है, आप क्या सीख रहे हैं जजमेंट से? चेक में अगर साइन एडमिट है तो स्ट्रॉन्ग प्रेजम्पशन होगी। कंप्लेनेंट को शुरुआत में कैपेसिटी प्रूव नहीं करनी जब तक ओनर शिफ्ट नहीं होता। एक्यूज्ड को सॉलिड डॉक्यूमेंट्री डिफेंस चाहिए। रिप्लाई नोटिस बहुत क्रिटिकल है। लॉस्ट चेक डिफेंस बिना एफआईआर के कमजोर है। लॉस्ट चेक की जो डिफेंस है बिना एफआईआर के कमजोर होता है। अगर कहीं पर भी कोई लॉस्ट चेक की आपको डिफेंस किसी अधिवक्ता साथी को लेनी भी है तो एफआईआर में दर्ज जरूर कराने की मेरा चेक लॉस्ट हो गया है। वो 22 लाख रुपए का अमाउंट था, तो अगर लॉस्ट चेक का आप डिफेंस लेने जा रहे हैं तो लॉस्ट चेक की एफआईआर जरूर देख ले, दर्ज हुई नहीं है, एफआईआर जरूर से दर्ज करा ले। और जो हस्ताक्षर करता है सिग्नेटरी है हमेशा लेवल रहेगा। अगर आप भी एनआई एक्ट और लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हम इसी प्रकार रोजाना किसी न किसी निर्णय को लेकर आते हैं और जैसे कि हम अंत में बताते हैं, इस निर्णय के अंत में भी हम लोग आपको साइटेशन बता रहे हैं। साइटेशन आपकी स्क्रीन पर आ गया है क्योंकि साइटेशन बताना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए जो साइटेशन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्रिमिनल अपील एंड जुडिक्शन आ गया। जस्टिस सुधांशु धुलिया एंड जस्टिस एहसानुद्दीन अमुल्ला जी का जजमेंट है। क्रिमिनल अपील नंबर 4171 ऑफ 2024 अप्रैल 2025 का जजमेंट है। अशोक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो अशोक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का जजमेंट है। इसको देखिए स्क्रीन पर आपके आई रखा है। इसको अगर और देखना चाहें तो ढंग से और हम देख सकते हैं। और इसका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का जजमेंट है, सेक्शन 138 का।
अशोक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। यह एक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट जो हम लोग का जजमेंट आया, यह एक निर्णय था 2025 का, देखिए 2 अप्रैल 2025 का। इस पर हम लोगों ने चर्चा की। इसी प्रकार हमारा प्रयास रहता है रोजाना किसी न किसी नए निर्णय या पुराने निर्णय, अब तक हमने श्रृंखला चलाई कि 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट निर्णय को देख लेते हैं। इसी बीच जो जैसे 2026 के इंपॉर्टेंट जजमेंट आने लग जाएंगे उसको हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसी प्रकार हम रोजाना आपके सम्मुख आते हैं किसी न किसी निर्णय विधि के विश्लेषण के साथ। तो हमारा प्रयास अनवरत जारी रहेगा। आप लोगों का सहयोग जिस प्रकार मिल रहा है मिलता रहे। सब्सक्राइब करते रहे, चैनल को लाइक करते रहे, शेयर करते रहे, कुछ सुझाव हो तो मैं देते रहे। तो मैं आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना आज आपसे विदा ले रहा हूं, लेकिन आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना कल फिर आपके सम्मुख उपस्थित होगा और आपका दोस्त वीरेंद्र सिंह खुराना इसी प्रकार आपके सम्मुख हाजिर होगा। तो अपने इस दोस्त वीरेंद्र सिंह खुराना को आज आप विदा दें, कल फिर एक निर्णय के साथ आपके सम्मुख हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने दोस्त वीरेंद्र सिंह खुराना की तरफ से नमस्कार को ग्रहण करें। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।